हेलो, वेलकम बैक। हाउस होल्ड सर्किट्स और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस राइट किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। मोस्टली अप्लायंसेस, उनका कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन, ये सब देखा था। तो ये एक इमेज है राइट। ये इमेज तुमको अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया देगी कि भाई कौन से अप्लायंसेस कितने पावर रेटिंग के होते हैं, मतलब कि कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं वो लोग। तो जस्ट एक गो थ्रू कर लो राइट। जैसे ये सब अप्लायंसेस है, पंखा है, छोटी लाइट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। सो आधा किलो वॉट आर इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 0.5 के डब्ल्यू एच। माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, टोस्टर 5 से 1। फिर ये डिवाइसेस 1 से 1.5, 1.5 से 2। तो ये अप्रोक्सीमेट डिपेंडिंग फिर अपॉन कौन सी कंपनी का है, कितना स्टार रेटिंग का है। स्टार रेटिंग्स भी आते हैं। स्टार रेटिंग्स यानी जितने ज़्यादा स्टार उतना कम बिजली का बिल। खास करके एयर कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर्स जब हम खरीदते हैं तो उसमें रहता है 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। तो 5 स्टार यानी बिजली का बिल कम से कम आएगा। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। माल मटेरियल जो अंदर यूज़ किया होता है बहुत प्रीमियम होता है। डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। व्हाट इज ए फ्यूज? तो क्या लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शन में कि सबसे पहली बात तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस इन ए सर्किट, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं फ्यूज इज द वीकेस्ट पॉइंट इन ए सर्किट। फिर फ्यूज मेल्ट्स, या तो हम कह सकते हैं गोज ऑफ। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक गोज ऑफ इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट हो गया है तो फ्यूज ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना। ये है फ्यूज। ऐसे भी फ्यूज, ये ऑटोमेटिक फ्यूजेस रहते हैं। इन सब फ्यूजेस ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट के टाइम पे या ओवरलोड के टाइम पे, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोड, है ना। ये दो भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है। ओवरलोड मोस्टली घरों में हमने एक्सपीरियंस किया होता है कि लेट्स से एयर कंडीशनर चल रहा है और हम उसी वक्त गीजर भी ऑन करें, तो दोनों ही हाई एनर्जी डिवाइसेस। तो उस वक्त है ना स्विच ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। खास करके जिनके घर पुराने हैं या मे बी एयर कंडीशनर और गीजर दोनों को एक साथ यूज करने के लिए वायरिंग अपग्रेड नहीं हुई है राइट। या तो फिर नॉर्मल जो 2 BH के घर होते हैं, एक एसी होता है या 2 एसी होते हैं, बट 3 या 4 एसी एक एट ए टाइम काम करे तो स्विच ऑफ हो जाती है। तो ओवरलोड हो गया, ओवर लाइन ओवरलोड हो गई, वायर ओवरलोड हो गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ये जो अरेंजमेंट है डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे। और शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि जल गया है कुछ, और वो जलने की वजह से क्या होता है, बहुत इनफाइनाइट, बहुत सारा करंट फ्लो होने लगता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग राइट। बिजली के ये जो 2 केबल्स होते हैं, 2 केबल्स को एक साथ जोड़ दो, शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब शॉर्ट रास्ता मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को। इतनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे कि हीट प्रोड्यूस होगी, आग लगेगी। सो व्हाट शॉर्ट सर्किटिंग। सो फ्यूज वो डिवाइस है जो हमको इन चीज़ों से बचाता है। सेफ्टी डिवाइस है, ये भी फ्यूज है। देखो तीनों लाइव, न्यूट्रल, या तो ये 3 अलग अलग फेज होंगे, तीनों में फ्यूज लगा हुआ है। ये भी एक अलग टाइप के फ्यूजेस है। ये जनरली हमारे व्हीकल्स में होते हैं, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में। ये जला हुआ फ्यूज है, बीच का तार देखो टूटा हुआ है, ये पूरा फ्यूज है। ये कम रेटिंग्स के होते हैं, मतलब बाइक्स में, कार्स में कम करंट जाता है वहां पर होते हैं। कंप्यूटर्स में भी ऐसे होते हैं। ये किटकैट टाइप के फ्यूज पुराने घरों में देखने को मिलेंगे, फिर आज तक ऐसी MCBs देखने को मिलती है। फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है, कुछ ऐसे। बैटरी, तो ठीक है, बैटरी, ये बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं। तो जहाँ जो भी लाइन से करंट जा रहा है ना, वहां से फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं।
तो फ्यूज का एक स्पेसिफिक रेटिंग होता है। न्यूमेरिकल्स में हमने देखा कि भाई 10 एम्पियर का फ्यूज, 5 एम्पियर का फ्यूज, 500 मिली एम्पियर का फ्यूज, आधे एम्पियर का फ्यूज, उससे ज्यादा अगर करंट जाएगा ना तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बेसिस पे ये जो दो क्वेश्चंस आए हैं, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोड, तो चलो ये दो क्वेश्चंस भी हम समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड ही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोड? सो क्या कहा मैंने कहा व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जो होता है ना उसका मतलब क्या है? तो ड्यू टू सम इंसिडेंट और वेयर एंड टेयर, लाइव वायर जिसमें से करंट फ्लो होता है एंड न्यूट्रल वायर कम इन contact and hence large current flows, eventually producing lots of heat and आग भी लग सकती है। सो ऐसा कुछ। ये बैटरी है ना, बैटरी के दोनों टर्मिनल हम ऐसे ज्वाइंट कर दो, स्पार्क दिखेगा। अब ये तो बैटरी है, इंस्टेंटली उसके पोटेंशियल खत्म हो जाते हैं, बट जो हमारे घर पे पावर कंपनी भेजती है ना पावर सप्लाई, तो उस सॉकेट में, ये सॉकेट है, तो ये एक 220 वोल्ट पे होता है और दूसरा 0 वोल्ट पे होता है। अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हुआ। अब किसी ना किसी वजह से ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो बाप रे, मतलब इतना करंट बहेगा, हीट जला भी देगा, आग भी लग सकती है, लग जाती है काफी बार। सो ड्यू टू सम इंसिडेंट, वो इंसिडेंट ओवरलोडिंग का भी हो सकता है, वेयर एंड टेयर हो सकता है कि वायर घिस गए, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। सो कोई भी इंसिडेंट तुम को रिलेट कर सकते हो जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाता है और अल्टीमेटली बहुत सारा करंट फ्लो होता है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से आग लग जाती है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज ओवरलोडिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला ओवरलोडिंग नहीं, ये फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ओवरलोडिंग। सो एक्सट्रैक्टिंग टू मच ऑफ करंट फ्रॉम ए अंडर फ्रॉम ए, बहुत सारा करंट ले रहे हैं हम लाइन में से, एक्सट्रैक्टिंग टू मच ऑफ करंट फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन या तो वायर कह दो, extracting too much of current from a line when especially when line is incapable of delivering it. Ultimately causing heat and eventually fire. पतला वायर है और उसको उस वायर से एसी को कनेक्शन दे दिया है, वो वायर जल ही जाएगा, उस वायर की कैपेसिटी नहीं है कि उतना करंट दे सके। तो ये ओवरलोडिंग, साइकोलॉजिकली भी इसको रिलेट कर सकते हो
कि जो जितना कर सकता है उतना ही काम देना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम दे दिया है तो फिर ओवरलोड हो गया, वो काम करना ही बंद कर देगा, है ना। सो ये चीज़, ये दो वर्ड्स भी ढंग से आने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, हाउ डज फ्यूज वर्क एज ए सेफ्टी डिवाइस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो whenever there is overload or short circuit or large current drawn large current drawn, then the fuse capacity under such circumstance, fuse wire melts away and hence protecting the circuit as well, avoiding unwanted कैटेस्ट्रॉफे, अनवांटेड इंसिडेंट, आग वाग लगना बचा देता है ना। देखो फ्यूज वायर जला हुआ है, तो जैसे ये वायर है, इनकी कुछ कैपेसिटी है, ये इतना ही करंट लेके जा सकते हैं। अब बहुत ज्यादा करंट खींचोगे 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 खींचोगे, मतलब बड़ा डिवाइस कनेक्ट कर दिया, लेट्स से दो दो एसी चल रहे हैं इस पतले वायर से, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। खासियत होती है इनकी फ्यूज की, मतलब ये ऑटोमेटिक फ्यूज है, ये मैनुअल फ्यूज है, ये ऑटोमेटिकली रीसेट हम कर सकते हैं। इसको हमें यहाँ से यहाँ पे तार बांधना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। आजकल तो यही यूज होते हैं, ये किटकैट टाइप फ्यूज यूज नहीं होते हैं। ये ऑटोमेटिक वालों को जनरली हम MCB कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर MCB ELCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, ये है MCB। ये तो सिंगल पोल स्विच है। ऐसी भी MCBs मतलब ऐसी दिखती है, राइट। ELCBs होती है, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि घरों में होती है तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट्स, प्रिवेंटिंग फायर, वाइल ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब कहीं से थोड़ा सा भी लीकेज है ना, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पुराना रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, छूटे हैं तो हमको करंट सा लगता है, तो वो क्या है, लीकेज है। सो ELCB क्या करती है, जब भी वैसा लीकेज डिटेक्ट होता है ना, ELCB ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही अच्छी डिवाइस है, राइट। ELCBs भी घर में होनी चाहिए, अक्सर होती नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो ELCBs डाल के देती नहीं है, तो और काफ़ी महंगी आती है, तो हमें खुद से 1000, 1500, 2000 तक की आती है, तो हमें खुद से इंस्टॉल करवानी चाहिए ELCBs। MCBs आती है, MCBs बाय डिफॉल्ट होती है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूज। तो फ्यूज के अंदर फॉर श्योर वायर होता ही है ना। तो अब उस वायर की क्या खासियत होनी चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूज, तो पहला वाला लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी गर्म होने पे वो आसानी से मेल्ट हो जाए। दूसरा, रेजिस्टेंस के बारे में क्या करो कहोगे, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कि लो रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका। हाई रेजिस्टेंस होता है इसका जनरली, हाई रेजिस्टेंस होगा तभी हीट प्रोड्यूस होगी और तभी ये मेल्ट हो जाएगा, राइट। सो दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो खासियतें हैं फ्यूज की, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, राइट, और हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब अब प्लास्टिक नहीं कह देना, प्लास्टिक मत कह देना, दूसरे एलॉयज होते हैं। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में है कि भाई फ्यूज किस मटेरियल का बना होता है, तो वो सब एलॉयज ऐसे होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होता है, रेजिस्टेंस उनका हाई होता है। व्हाट इज ए कैटरिज टाइप ऑफ फ्यूज। इट इज ए फ्यूज which has
a fuse wire enclosed in glass or tube plastic tube. It is generally a low value fuse often used in low energy consuming devices. बस इतना लिख दो, ये 2 पॉइंट। कैट्रिज टाइप फ्यूज ऐसा दिखता है, कैट्रिज टाइप फ्यूज से आज कभी देखा हो, राइट। फिर फ्यूज रेटिंग ऑफ सम कॉमन अप्लायंसेस है ना, फ्यूज रेटिंग भी हमने न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट किया, करंट के बेस पे ही डिसाइड होती है। सो अप्लायंसेस एवरेज अप्रोक्सीमेटली कितना एम्पियर ये कंज्यूम करते हैं। अब 2 से 4 है तो बहुत सेफ साइड पे लेना चाहते हो तो 3 एम्पियर ले लो, और हायर साइड पे भी ले सकते हो, दोनों का एवरेज भी ले सकते हो, मिडल पॉइंट या हायर साइड वाली वैल्यूज भी ले सकते हो। हर किसी में फ्यूज की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हर डिवाइस आग नहीं लगाता है। जैसे सीलिंग फैन है तो कभी आग नहीं लगती है सीलिंग फैन में, ऐसा सुना नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, जनरली उतनी हीट प्रोड्यूस होती नहीं है कि सीलिंग फैन में आग लग जाए। हाँ, पर जो डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस है कि जिसमें आग लगती है, जैसे मिक्सचर ग्राइंडर भी, उसमें भी फ्यूज होता ही है। फ्यूज इसलिए होता है कि तो बिजली से चलता है, हम गीले हाथ से छुए रहते हैं, मिक्सचर चलाते हैं, मे बी इन केस कुछ अनवांटेड हो जाए तो फ्यूज मेल्ट हो जाए, उसमें कैट्रिज टाइप का फ्यूज होता है। मिक्सचर ग्राइंडर को उठा के उसके पीछे की साइड में देखना, एक ऐसा नॉब जैसा दिखेगा, वो नॉब घुमा के बाहर निकालोगे तो कैट्रिज टाइप का फ्यूज होगा, वापिस बंद कर देना। मिलता है 2-5 रुपए में वो फ्यूज मिलता है, इलेक्ट्रिकल्स की शॉप पे मिलता है। तो ये एक आइडिया लेने के लिए, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है, जस्ट एक अंदाजा, राइट, के दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्या होता है फ्यूज रेटिंग, कैसे कैसे डिवाइसेस होते हैं और वो किस रेटिंग पे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज अर्थिंग, हाउ अर्थिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, वेयर इज द अर्थिंग वायर कनेक्टेड। सो व्हाट इज अर्थिंग, सबको अलग अलग नंबरिंग दे दे। चलो ऐसा हम लिख देते हैं कि ये है ए, ये है बी वाला क्वेश्चन, ये है सी और ये है डी वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए का आंसर लिखते हैं। व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द अर्थिंग, अर्थिंग पिन या अर्थ कह दो। ये वाली पिन जो होती है ना, ये वाली, ये अर्थिंग की पिन होती है, मोटी होती है और लंबी होती है। ये 2 पिन सॉकेट्स में अर्थिंग पिन नहीं आती, क्योंकि ये जो डिवाइसेस जो होते हैं ना, ये 2 पिन उन्हीं में यूज होती है जिन डिवाइसेस में मतलब प्लास्टिक की बॉडी है, शॉक का खतरा कम है, एनर्जी कंजम्पशन कम है। और जिन डिवाइसेस में मेटालिक बॉडी है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है ना, गीजर है, एयर कंडीशनर है, तो उन सब में ऐसा 3 पिन सॉकेट, 3 पिन प्लग यूज होता है। और ये जो टॉप वाली मोटी वाली पिन है ना, वो अर्थिंग पिन है। सो व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटल पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। जनरली वो दिखता नहीं हमको बाहर से, बट एक वायर, 3 वायर होते हैं ना, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग, तो एक वायर वो रेफ्रिजरेटर की बॉडी में से सीधा इस पिन के अंदर जाता है, वो ऑलरेडी कंपनी असेंबल करके देती है, इसलिए हमें दिखता नहीं है। हाउ अर्थिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, अर्थिंग इलेक्ट्रिक शॉक कैसे प्रिवेंट कर देता है।
तो पार्ट नंबर बी, हाउ अर्थिंग प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिवाइस. The leak current instantly passes through earth pin and get neutralized, hence preventing fatality. या तो माइनर शॉक, वर्स्ट केस में फैटेलिटी होती है, मर जाता है इंसान. अब लीकेज हो, अब देखो पुराने रेफ्रिजरेटर की बॉडीज को भी हम कॉर्नर वगैरह में छूते हैं तो हमको शॉक जैसा लगता है ना, माइल्ड शॉक लगता है, मरते नहीं है. अब वो क्या हुआ है कि कंपनी ने जो अर्थिंग का वायर कनेक्ट किया था ना, या तो वो खराब हो गया है, वेयर एंड टियर हो चुका है, तो तुमको नए से उसको अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर बॉडी पूरी रस्ट हो चुकी है, अब उस केस में अर्थिंग करके भी कोई फायदा नहीं. तो खास करके जो नई बॉडी होती है, नया रेफ्रिजरेटर है, उस केस में कैसा कि अगर लीकेज हुआ है तो वो लीकेज वाला करंट इंस्टेंटली यहां से अर्थ में चला जाएगा और क्या होगा, शॉक प्रिवेंट हो जाएगा या फैटालिटी प्रिवेंट हो जाएगी. वेयर इज द अर्थिंग वायर कनेक्टेड? अर्थिंग वायर को कहां कनेक्ट करते हैं? सो अर्थिंग वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. प्लास्टिक बॉडी में कनेक्ट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती नहीं है, पर हर जगह प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, ये चीज भी समझो. मेटल भी जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक उतना ज्यादा भी ड्यूरेबल नहीं है ना. रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है प्लास्टिक की ट्रेस प्लेट्स, टूटती फूटती रहती है. अब बॉडी भी प्लास्टिक की होगी तो, है ना. तो हर जगह हम प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, काफी जगह पर मेटल का भी यूज होना जरूरी हो जाता है. हाउ डज अर्थिंग हेल्प अन इलेक्ट्रिक अप्लायंस? बाय अर्थिंग, leakage current gets neutralized and hence protecting the user as well other electronics in the device. कोई भी डिवाइस है, अब ये भी डिवाइस एलसीडी है तो इसके अंदर भी कैसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है. तो अब समझ लो कि कोई एक पार्ट बिगड़ गया है और उसकी वजह से लीकेज हो रहा है, मैं इसकी बॉडी को छू रहा हूँ और मेरे को करंट लग रहा है. वैसे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, पीछे की साइड भी बिल्कुल ऐसा करंट वरंट कुछ नहीं लग रहा है. सो क्या होगा कि अगर लीकेज है तो अर्थिंग पिन में चला जाएगा और जो बाकी के कंपोनेंट सही वाले हैं ना उसको बचा के रखेगा. सो ये है आइडिया अर्थिंग का. अर्थिंग के बारे में, हाउ अर्थिंग इज डन, तो अर्थिंग इज डन वैसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बट चलो हम इधर इसको इंक्लूड कर देते हैं ये क्वेश्चन को, कि हाउ अर्थिंग इज डन. सो लाइटनिंग कंडक्टर, पहला हिस्सा ये ले लेते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, है ना. सो व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग कंडक्टर, it is a sharp edge type tool or arrangement made up of metal fixed on the very top of the building in case of lightning. जब बिजली होती है ना तब क्या होता है
In case of lightning, the lightning always looks for shortest path. So this sharp edge arrangement, जो कि ऑलरेडी टॉप पे ही है, राइट, which is already at top, provides the path for lightning to flow into ground, hence protecting the building and people inside it. देखा है कभी ऐसा लाइटनिंग कंडक्टर? त्रिशूल देखा होगा, देखो ऐसा भी होता है बट जनरली ऐसा त्रिशूल देखा होगा बिल्डिंग से ऊपर। अब मान्यता का हिसाब से हम ऐसा मानते हैं त्रिशूल यानी वो भगवान के हिसाब से, एक्चुअली में वो लाइटनिंग कंडक्टर है। जब भी आसमान में बिजली होती है, बिजली को आना होता है नीचे, ये पक्की बात है। पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है बादल और धरती के बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बिजली को आना है नीचे। बट एयर तो इंसुलेटर है, एयर तो बिजली को आने नहीं देगी। बट पोटेंशियल डिफरेंस इतना सारा बढ़ जाता है ना बादल और जमीन के बीच में कि बिजली फाइनली नीचे आने लगती है और आते हुए वो शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढती है। तो रेदर देन यहाँ पर खड़े इंसान के ऊपर वो गिरना पसंद नहीं करेगी, उसके पास में ये शॉर्टेस्ट रास्ता होगा और यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन सीधे जमीन में घुस जाएंगे। अल्टीमेटली बिल्डिंग भी सेफ, राइट, बिल्डिंग भी सेफ, अंदर के इंसान भी सेफ। सो ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर, बिजली से बचाता है। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें तो बहुत ही सुपर्ब पावरफुल होता है ये लाइटनिंग कंडक्टर। हावेवर मतलब खुले मैदान के अंदर एक ही बिल्डिंग है, खुले मैदान के अंदर अगर एक ही बिल्डिंग है तो फिर जैसे कि ये दिख रहा है एक ही घर है खुले मैदान के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर क्या है कि लाइटनिंग कंडक्टर लगाना ही चाहिए, क्योंकि खुला मैदान है। अब शॉर्टेस्ट रास्ता तो वही घर हुआ, तो बिजली घर पे गिरेगी, अल्टीमेटली घर को नुकसान होगा। फिर ये अर्थिंग, हाउ अर्थिंग प्लेट इज इंस्टॉल्ड। वैसे ये भी सिलेबस के अंदर नहीं है, बट ये जो जमीन के अंदर गया ना, ये अर्थिंग का रॉड है या अर्थिंग का कनेक्शन है, तो इसको भी बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। हाउ अर्थिंग प्लेट इज इंस्टॉल्ड और अर्थ रॉड इज इंस्टॉल्ड, तो समझ में आना चाहिए। तो कैसे लेयर्स ऑफ कोल, सॉल्ट, कॉपर और एल्यूमिनियम प्लेट्स आर इंस्टॉल्ड। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा एक्चुअली में, तो प्लेट रखते हैं, फिर कोयला डालते हैं, प्लेट में से ऐसा ये रॉड थ्रू आउट कनेक्टेड होता है कॉपर का, राइट। तो प्लेट रखते हैं, कोयला डालते हैं, ये रॉड कनेक्ट करते हैं, फिर से प्लेट रखते हैं, कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना फटाफट जमीन के अंदर फैल जाए। तो ये बहुत सिंपल बेसिक लैंग्वेज में मैंने लिखा। फिर आगे आते हैं, एक्सप्लेन हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चलो हो गया लेक्चर का टाइम, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पढ़ो ढंग से, राइट, रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।